India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। समलैंगिक विवाह पर याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए मांगा वक्त। अप्रैल में मामले पर होगी सुनवाई। केंद्र ने कहा समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वन रैंक वन पेंशन नीति भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से किया 1 हफ्ते में रोड मैप तलब। कहा रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेश यादव, प्रतीक यादव पर कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई 7 अगस्त 2013 को मामले की जांच बंद कर चुकी है। मामले में कुछ मेरिट नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने में हटाने का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के फैसले में दखल देने से किया इनकार। India Legal presents Courts Roundup. समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के स्टैंड पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा। केंद्र ने अपने हलफनामे में समलैंगिक विवाद का विरोध किया था और कहा था कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये भारत में परिवार के मान्यता के खिलाफ है, साथ में ये वर्तमान कानून के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग के मामले में याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हम अप्रैल में मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। सीजेआई ने पूछा कि केंद्र का क्या कहना है। याचिकाओं का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दाखिल किया था। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि भारत में परिवार की मान्यता पति, पत्नी और पैदा हुए बच्चों की अवधारणा है, जबकि समलैंगिक विवाह संबंध इसके खिलाफ है। इसलिए इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि कानून के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें भी पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है और उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। ऐसे में समलैंगिक विवाह में यदि विवाद की स्थिति आती है तो ऐसे में पति और पत्नी को कैसे अलग माना जा सकेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने कई फैसलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या स्पष्ट की है, जिसके आधार पर भी इसको खारिज कर देना चाहिए क्योंकि इन याचिकाओं में सुनवाई करने के लायक कोई तथ्य ही नहीं है। वहीं मेरिट के आधार पर भी इन याचिकाओं को खारिज किया जाना उचित होगा। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी की मांग वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सभी 15 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय सहित देश के सभी उच्च न्यायालयों में लंबित समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ क्लब करते हुए अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। न्यायालय ने कहा था कि केंद्र की ओर से पेश हो रहे वकील और याचिका दायर करने वालों की अधिवक्ता अरुंधति काटजू साथ मिलकर सभी लिखित सूचनाओं, दस्तावेजों और पुराने उदाहरणों को एकत्र करें, जिनके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। विभिन्न याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने पीठ से अनुरोध किया था कि वो इस मामले में आधिकारिक फैसले के लिए सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करें और केंद्र भी अपना जवाब उच्चतम न्यायालय में ही दे। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने बकाया वन रैंक वन पेंशन के भुगतान का रोड मैप मांगा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 20 जनवरी 2023 के केंद्र के नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन का बकाया 4 किश्तों में भुगतान किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय OROP के बकाये का भुगतान 4 किश्तों में करने के संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने मंत्रालय से अपने 20 जनवरी के परिपत्र को तुरंत वापस लेने के लिए कहा। वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से वन रैंक वन पेंशन या OROP योजना के तहत बकाये के भुगतान के लिए अगले हफ्ते तक रोडमैप मुहैया कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट मांगा है। इसमें बताया जाए कि कितना भुगतान बकाया है और इसे कितनी टाइमलाइन में चुकाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा बकाया भुगतान के लिए समय बढ़ाने का जनवरी का आदेश वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये शीर्ष अदालत के पिछले निर्देश का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्रालय को पेंशन के बकाये भुगतान को किश्तों में करने की अधिसूचना को वापस लेना होगा। इस दौरान CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे, 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पहले ये कदम उठाना होगा, इसके बाद ही केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। CJI ने केंद्र से कहा कि आप कब भुगतान करने की योजना बना रहे हैं, जिस पर AG ने कहा हम 31 मार्च तक भुगतान कर देंगे, अधिकतम राशि का भुगतान किया जाएगा। CJI हम केवल यही चाहते हैं कि पेंशनरों को उनका पैसा मिले और हमें बताएं कि अब तक क्या किया गया है, प्राथमिकता क्या है और ये कैसे किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मियों का भी कुछ वर्गीकरण करें, जैसे पहले विधवा और फिर अन्य व्यक्ति जो अधिक उम्र के हैं और फिर बाकी पेंशन भोगियों पर विचार करें। मामले के पूरे तथ्य हैं और हम सोमवार को उसी पर सुनवाई करेंगे। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के अपने नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने को कहा, जिसमें कहा गया था कि OROP का बकाया का भुगतान 4 किश्तों में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमनी ने कहा कि केंद्र ने पूर्व सैनिकों को OROP के तहत बकाया पेंशन की एक किश्त का भुगतान कर दिया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए कुछ और समय की जरूरत है। बेंच ने वेंकटरमनी से कहा कि पहले वन रैंक वन पेंशन के बकाया भुगतान पर 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लें, फिर हम समय के लिए आपके आवेदन पर विचार करेंगे। बेंच ने ये भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का 20 जनवरी का नोटिफिकेशन उनके फैसले से पूरी तरह विपरीत था। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी है। शीर्ष अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए इसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI 2013 में ही इस मामले की जांच बंद कर चुकी है, इसलिए इस याचिका में कोई मेरिट नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि CBI पहले ही 7 अगस्त 2013 को मामले की जांच बंद कर चुकी है, लिहाजा मामले में कुछ मेरिट नहीं बचा है। दरअसल कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI द्वारा की गई जांच की कॉपी की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि CBI ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका,
दिसंबर 2022 में हुई सुनवाई के दौरान यादव परिवार की ओर से कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2019 में सीबीआई हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि केस की जांच को वो बंद कर चुकी है, अब मामले में कुछ नहीं बचा है। हालांकि तब कोर्ट ने कहा था कि मुलायम सिंह का निधन हो गया है, हालांकि उनके अलावा अन्य परिजनों के खिलाफ जांच जारी रहेगी, लेकिन अब कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने मामला बंद कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। 2007 और 2012 में इस कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने 7 अगस्त 2013 को जांच बंद कर दी और 2013 में सीवीसी को रिपोर्ट सौंपी। ये याचिका 6 साल बाद 2019 में दाखिल की गई। इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है। 2005 में कांग्रेस से जुड़े वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव, उनके बेटों अखिलेश और प्रतीक, बहू डिम्पल यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दायर किया था। इस पूरे मामले में इतने सारे मोड़ आए, इससे कई कड़ियां जुड़ती चली गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो रही है। विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका में आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुलायम और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शिकायत में योग्यता पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 2018 में ही सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है, याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकता है। कोर्ट ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया कि संरचना एक खत्म हो चुके पट्टे पर ली गई संपत्ति पर है और वो अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2018 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मस्जिद हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल की वजह नजर नहीं आती। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को परिसर को खाली करने के लिए 3 महीने का समय देते हुए मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन देने की मांग के लिए राज्य सरकार के पास अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी है। दरअसल वक्फ मस्जिद परिसर को हाईकोर्ट से हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर में किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में स्थित एक मस्जिद को खाली करने के निर्देश के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के अंदर से एक मस्जिद को हटाएं। शीर्ष कोर्ट ने विध्वंस का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया कि ढांचा एक समाप्त पट्टे की संपत्ति पर खड़ा है और वे इसे जारी रखने का दावा नहीं कर सकते। वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद को परिसर से बाहर ले जाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि जस्टिस एमआर शाह और सीटी रवि कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को पास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रतिनिधित्व देने की भी अनुमति दी। सीनियर वकील ने इस बात पर जोर दिया कि विवादित क्षेत्र को एडवोकेट जनरल के कार्यालय के साथ साथ हाईकोर्ट के एनेक्सी के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसमें रजिस्ट्री और न्यायाधीशों का चैम्बर होगा। उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले ने कहा, विवाद के केंद्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर के भीतर स्थित मस्जिद है, जिस पर आरोप लगाया गया कि अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि पर निर्माण किया गया। 2017 में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाहाबाद या लखनऊ में इसके परिसर का कोई भी हिस्सा धर्म का पालन करने या प्रार्थना करने या पूजा करने या किसी भी धार्मिक गतिविधि को करने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जबकि एक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
मद्रास हाईकोर्ट ने शंकर की पत्नी कौशल्या को शंकर की याद में सभा आयोजित करने की अनुमति दी, जिसे दूसरी जाति में शादी करने के कारण मार डाला गया था। राज्य द्वारा कानून और व्यवस्था की समस्याओं का हवाला देते हुए सभा की अनुमति से इनकार करने के बाद कौशल्या ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सी चंद्रशेखरन ने कहा कि ऑनर किलिंग का अपराध हर दिन बढ़ रहा है और तमिलनाडु में ऑनर किलिंग का उन्मूलन नहीं हुआ है। ऑनर किलिंग का अपराध आए दिन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में ऑनर किलिंग नहीं होती और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ऑनर किलिंग की शिकार है। उसके पति की हत्या इस कारण से की गई कि वो अनुसूचित जाति से है और याचिकाकर्ता अति पिछड़ी जाति से है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि शंकर सोशल जस्टिस ट्रस्ट शुरू करने और ऑनर किलिंग के खिलाफ सूचना प्रसारित करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित करने का दायरा प्रशंसनीय है। अदालत ने कहा कि इस तरह की वस्तु को अदालत द्वारा रोका और प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। अब शंकर सोशल जस्टिस ट्रस्ट शुरू करने और वर्तमान बैठक आयोजित करने का दायरा ऑनर किलिंग के खिलाफ सूचना का प्रसार करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना भी है। 2016 में शंकर और उसकी पत्नी कौशल्या पर 3 हथियारबंद लोगों के गिरोह ने दिन दहाड़े हमला किया था। कौशल्या को चोटें आईं और शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। कौशल्या सबसे पिछड़े समुदाय से संबंधित थी और शंकर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित था, जिसके कारण कौशल्या के परिवार ने कड़ा विरोध किया और बाद में दंपति पर हमला किया। जिला अदालत ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए कौशल्या के पिता समेत 6 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। शंकर की दूसरी पुण्यतिथि पर कौशल्या ने जातीय हत्या के पीड़ितों की मदद के लिए शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की। ट्रस्ट का उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों के बारे में जागरूकता पैदा करना और समाज में इसे बढ़ावा देना भी है। भारत राष्ट्र समिति विधायकों को तोड़े जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच के लिए परहेज करने के लिए कहा। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने यथास्थिति का आदेश दिया और जुलाई में विशेष जांच दल से सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, हम यथास्थिति का आदेश देंगे, सीबीआई जांच को आगे न बढ़ाए। इस फैसले के खिलाफ एक खंडपीठ के समक्ष अपील की गई थी और फरवरी में इसे खारिज कर दिया गया था। ये मामला आरोपों से जुड़ा है कि सत्तारूढ़ बीआरएस विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। आपराधिक साजिश और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसा भी आरोप था कि 6 सितंबर को 3 आरोपी व्यक्तियों में से 2 ने मुखबिर से मुलाकात की और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव न लड़ने के लिए बातचीत की। इसके बजाय उन्हें बीआरएस से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया। मुखबिर ने यह भी कहा कि उसी के संबंध में उसे केंद्र सरकार के कुछ अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ की राशि की पेशकश की गई थी और मना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि भाजपा ने तर्क दिया कि पूरे प्रकरण को बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से वंचित किया गया था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ इसने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या एसआईटी को सौंपा जाना चाहिए। तब तक एसआईटी की जांच चल रही थी। नवंबर में उच्च न्यायालय ने ये देखते हुए कि एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित किया कि जांच स्वतंत्र थी। बाद के 26 दिसंबर के आदेश ने एसआईटी को भंग कर दिया और मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। गोखले की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। गोखले के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हमारा लोकतंत्र के माध्यम से 1700 से अधिक लोगों से 72 लाख रुपए से अधिक एकत्रित किए और इस पैसे का इस्तेमाल निजी इस्तेमाल के लिए किया और इस तरह धन का दुरुपयोग किया गया।
जस्टिस समीर जे दवे की गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोखले की जमानत से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला ये है कि कल्याण के नाम पर एकत्रित की गई राशि का उपयोग अभियुक्तों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। गोखले ने यह भी दावा किया कि उन्हें 6 दिसंबर 2022 को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के मोरबी पुल दुर्घटना स्थल पर जाने से सरकारी खजाने को 30 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य कमलेश पाठक को उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस कृष्णा पहल की पीठ को ये मानने के लिए उचित आधार नहीं मिला कि पाठक गैंग चार्ट में वर्णित ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अदालत ने पाठक को जमानत के लाभ से वंचित करने के लिए अपराध की गंभीरता और आपराधिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा। पाठक के साथ 10 अन्य लोगों पर यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1986 की धारा 3 उपधारा 1 के तहत साल 2020 में आरोप लगाया गया था कि वो इलाके में एक संगठित और सक्रिय गिरोह चला रहा है। उसके खिलाफ एक गैंग चार्ट तैयार किया गया था, जिसमें कथित रूप से किए गए अपराधों को निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें अवैध फिरौती वसूलना, अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करना, लड़ाई, गोलीबारी और अन्य अवैध आपराधिक गतिविधियां आदि शामिल हैं। गिरोह के चार्ट में यह भी कहा गया कि मार्च 2020 में पाठक और उसके गिरोह के सदस्यों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए वकील मंजू चौबे और उसकी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। अब इस मामले में जमानत की मांग करते हुए पाठक ने अदालत का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि उन पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामला दर्ज किया गया है और दोहरे हत्याकांड, 2 वकीलों की हत्या का विधेय अपराध से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने कहा कि विधेय अपराध में आवेदक ने कथित रूप से अन्य सह अभियुक्तों को मृतक और घायल व्यक्तियों पर गोली चलाने के लिए उकसाया। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान मामला राज्य गैंगस्टर अधिनियम का दुरुपयोग नहीं लगता और आवेदक, जिसके पास इतने बड़े आपराधिक रिकॉर्ड हैं और गिरोह का मुखिया है, जमानत का हकदार नहीं है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.